नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। इससे मुझे ये जानने में मदद मिलेगी कि हमारी कहानी किस किस जगह तक पहुंच रही है। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, आज हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है, जिसे अमन ने हमारे साथ साझा किया है। ये घटना जो अमन और उनके परिवार के साथ घटी ने उनकी और उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो साधारण शुरुआत से लेकर एक अनघट मोड़ तक ले जाती है। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात साल 1997 की है, जब अमन की उम्र महज 5 साल थी। उनका परिवार छोटा सा था, जिसमें उनकी माँ, पिता, अमन और उनका 6 महीने का छोटा भाई शामिल थे। 4 लोगों का यह परिवार एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। अमन के पिता एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उनके पास एक छोटा सा मकान था जिसमें 4 लोग रहते थे और एक पुराना स्कूटर जो उनकी इकलौती सवारी था। फिर भी इस सादगी भरी जिंदगी में खुशियां कम नहीं थीं। हंसी मजाक और आपसी प्यार से उनका घर हमेशा गुलजार रहता था। एक दिन अमन के मामा के घर पर कोई खास समारोह था। यह समारोह उनके गांव में हो रहा था, जो अमन के घर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था। इस मौके पर पूरा परिवार एक साथ जाने को उत्साहित था। अमन की मां ने बच्चों के लिए कपड़े तैयार किए और पिता ने स्कूटर की टंकी में पेट्रोल भरवाया। 4 लोग एक स्कूटर पर सवार होकर उस छोटी सी यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में हवा के झोंके, खेतों की हरियाली और अमन की मासूम बातें सब मिलकर उस सफर को और भी यादगार बना रहे थे। आखिरकार अमन और उनका परिवार मामा के गांव पहुंच गया। वहां का माहौल उत्सव जैसा था। गांव के घरों में रौनक थी और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। अमन के लिए यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। वह अपने गांव के दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने लगा। कभी पेड़ों के नीचे दौड़ता तो कभी गलियों में खेलता। उसकी नानी ने उसे ढेर सारा प्यार दिया। उनके हाथों का बना गाढ़ी दाल और गर्मा गर्म पूरियों का स्वाद अमन को आज भी याद है। नानी ने उसे मिठाइयाँ खिलाईं और उसकी छोटी छोटी शरारतों पर हंसते हुए उसे और भी लाड़ प्यार किया। अमन का छोटा भाई, जो अभी गोद में ही था, वो भी सबके ध्यान का केंद्र बना हुआ था। पूरा दिन हंसी खुशी में बीत गया और ऐसा लग रहा था जैसे यह पल हमेशा के लिए थम जाए। दोपहर का समय हो चुका था और मामा के घर में समारोह की रौनक शुरू हो गई थी। गांव का आंगन मेहमानों से गुलजार था और हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था। फंक्शन की शुरुआत हुई और सभी लोग इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। इसके बाद सबने मिलकर खाने का लुत्फ उठाया। नानी के हाथ की खीर और गांव के ताजा सब्जियों से बनी करी का स्वाद हर किसी की जुबान पर था। खाना खाने के बाद मेहमान इकट्ठा होकर बातचीत में मशगूल हो गए। कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा था तो कोई गांव की ताजा खबरें साझा कर रहा था। इस तरह हंसते बोलते वक्त कब सरक गया किसी को पता ही नहीं चला और देखते देखते शाम के 5 बज गए। अमन के पिता ने धीरे से अमन की मां की ओर देखा और घर चलने का इशारा किया। यह देखकर अमन की मां ने सबसे विदा लेना शुरू किया। गांव वालों और रिश्तेदारों से गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए बातचीत में थोड़ा और समय लग गया। हर कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी तो थीं। आखिरकार सबसे मिलने जुलने और अलविदा कहने में शाम के 6 बज गए। नानी ने अमन के पिता से बड़े प्यार से कहा, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन अमन के पिता ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्हें अगली सुबह काम पर जाना था और देर करना उनके लिए मुश्किल था। नानी ने थोड़ा और जोर दिया, लेकिन पिता का फैसला पक्का था। ना चाहते हुए भी अमन, उनकी माँ और छोटा भाई वापसी की तैयारी करने लगे। जाने से पहले नानी ने अमन और उसके छोटे भाई की जेब में एक एक माचिस की डिब्बी रख दी
उन्होंने प्यार से समझाया, रात के वक्त सफर में माचिस साथ रखना जरूरी है, ये तुम्हें बुरी ताकतों से बचाएगी। गांव में यह पुरानी मान्यता थी कि माचिस की मौजूदगी रास्ते में किसी अनहोनी को टाल सकती है। अमन ने मासूमियत से नानी की बात सुनी और डिब्बी को जेब में रख लिया। अमन का परिवार स्कूटर पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा और गांव की मिट्टी की खुशबू रास्ते को और भी सुहाना बना रही थी। अभी वे मुश्किल से 20-25 मिनट ही चले थे कि अचानक एक जोरदार आवाज के साथ स्कूटर का पीछे का टायर पंक्चर हो गया। स्कूटर लड़खड़ाया और पिता ने उसे तुरंत किनारे पर रोक लिया। सब लोग नीचे उतर आए। चारों तरफ सन्नाटा था और सूरज ढल चुका था। अमन के पिता ने बिना देर की स्कूटर का टायर बदलने की तैयारी शुरू कर दी। मां ने छोटे भाई को गोद में संभाला और अमन उनके पास खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अमन और उसकी मां की नजर सड़क के दूसरी ओर गई। वहां कुछ दूरी पर एक श्मशान घाट था। अंधेरे में उसकी रूपरेखा साफ दिख रही थी। वहां एक चिता जल रही थी जिसकी लपटें इतनी तेज थीं कि मानो आसमान को छू रही हों। हैरानी की बात यह थी कि चिता के आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई मातम मना रहा था, न कोई रस्म निभा रहा था। बस वह आग अकेले ही धधक रही थी और उसका प्रकाश चारों तरफ एक रहस्यमयी साया बुन रहा था। श्मशान घाट की उस जलती चिता की लपटें अमन और उसकी मां की आंखों में अब भी नाच रही थीं। सड़क का वह सुनसान किनारा जहां स्कूटर का टायर पंक्चर हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि स्कूटर के इंजन की हल्की खटखट भी दूर तक गूंज रही थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अनदेखी ताकत आसपास मंडरा रही हो। तभी चिता की आग के दूसरी ओर से कुछ हुआ। एक धुंधली काली आकृति धीरे धीरे लपटों के बीच से निकली, जैसे वह आग का हिस्सा हो और अब आजाद होकर बाहर आ रही हो। उसके हाथ में एक लंबी टूटी फूटी लकड़ी थी जिसे वह हवा में धीरे धीरे हिला रही थी। उसका चेहरा छाया में डूबा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अमन की मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी सांसें रुक सी गईं और उन्होंने कांपते हाथों से पिता की ओर देखा। डर से भरी आवाज में बोली, वहां कोई खड़ा है। वो बहुत अजीब तरीके से हमारी तरफ देख रहा है, जैसे हमें निगल जाना चाहता हो। अमन के पिता जो टायर बदलने में जुटे थे, उनकी बात सुनी और गुस्से में पलटकर बोले, चुप करो, बच्चों को डर लगेगा, तुम्हें बस वहम हो रहा है। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी घबराहट भी थी, जैसे वह खुद को समझा रहे हों। मां ने फिर से उस आकृति की ओर देखा। वह अभी भी वहीं थी, अपनी जगह पर हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य रस्सी उसे बांधे हुए हो। मां को अब पक्का यकीन था कि वह कोई सामान्य चीज नहीं थी। वह साया जो उन्हें साफ दिख रहा था, पिता की नजरों से गायब था। अमन जो मां की गोद के पास खड़ा था, उनकी डरी हुई सांसें महसूस कर रहा था। उसकी छोटी सी समझ उस दृश्य को पूरी तरह नहीं पकड़ सकी, लेकिन उसे भी कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। पिता ने आखिरकार स्कूटर का टायर ठीक कर लिया। चलो जल्दी बैठो, देर हो रही है, उन्होंने सबको डांटते हुए कहा। परिवार ने जल्दी से स्कूटर पर अपनी जगह ले ली। पिता ने स्कूटर स्टार्ट किया और वह धीरे धीरे सड़क पर सरकने लगा, लेकिन जैसे ही स्कूटर ने रफ्तार पकड़ी, मां ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उनका खून ठंडा पड़ गया। वह साया जो अभी तक श्मशान घाट के पास था, अब उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह स्कूटर के साथ कदम मिला रहा था। उसकी आंखें जो अब मां को साफ दिख रही थीं, खाली और काली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी न हो। मां ने डर के मारे पिता को और जोर से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां पिता की कमीज में धंस गईं। पिता ने गुस्से में पीछे देखा और बोले, ठीक से बैठो, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन मां कुछ बोल न सकी। उनका गला डर से सूख चुका था। अचानक वह साया इतना करीब आ गया कि मां उसकी ठंडी भयानक मौजूदगी को अपने शरीर पर महसूस कर सकती थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या चीख भी पाती, वह साया एक झटके में उनके अंदर समा गया। मां का शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उनकी आंखें खामोश हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। स्कूटर अभी भी चल रहा था,
लेकिन मां की अचानक चुप्पी ने पूरे परिवार को एक अनजान डर से भर दिया। रात के करीब 10 बज चुके थे जब वे अपने छोटे से घर पहुंचे। थकान, डर और अनजानी बेचैनी ने सबके चेहरों को मुरझा दिया था। लेकिन असली मुसीबत अभी सामने आई। घर पहुंचते ही अमन के छोटे भाई को अचानक इतना तेज बुखार चढ़ा कि उसका मासूम चेहरा पसीने से तर हो गया। वह बार बार रो रहा था और उसका शरीर गर्मी से तप रहा था। मां ने जल्दी से उसे गोद में लिया और बुखार की दवा दी, लेकिन दवा बेअसर रही। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार उल्टी कर रहा था और दस्त की वजह से उसका छोटा सा शरीर और कमजोर होता जा रहा था। मां की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। पिता भी अब चुपचाप चिंता में डूब गए। घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया था और बाहर रात का अंधेरा मानो कोई अनहोनी होने का इशारा कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही अमन का परिवार एक अनजान डर के साए में जागा। छोटे भाई की हालत रात भर और बिगड़ती गई थी। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था और बार बार उल्टी और दस्त ने उसे और कमजोर कर दिया था। बिना देर किए अमन के पिता ने उसे गोद में उठाया और पूरे परिवार ने जल्दी से पास के अस्पताल की ओर प्रस्थान किया। अस्पताल का माहौल ठंडा और गंभीर था। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखते ही उसे तुरंत भर्ती कर लिया। वार्ड में सुइयों की खटपट और दवाइयों की गंध ने अमन की मां की बेचैनी को और बढ़ा दिया। जैसे ही बच्चे को बिस्तर पर लिटाया गया, मां ने एक अजीब बात नोटिस की। इतनी तकलीफ और बुखार के बावजूद उनका 6 महीने का बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा था। आमतौर पर इतनी छोटी उम्र के बच्चे ऐसी हालत में चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अमन का छोटा भाई चुपचाप था। वह कभी हल्का सा हंसता तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करता, और जब कोई डॉक्टर या नर्स उसके पास आता तो वह उन्हें एक अजीब गहरी नजर से घूरता। उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी जो किसी बड़े इंसान की तरह लगती थी, जैसे वह उनके मन को भेद रहा हो। नर्सें भी एक दूसरे को देखकर असहज हो जाती थीं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। अस्पताल के वार्ड में सन्नाटा था, सिवाय मशीनों की हल्की बीप की आवाज के। अमन की मां अपने बच्चे के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखें थकान और चिंता से लाल हो चुकी थीं। बाकी परिवार, अमन और उनके पिता बाहर गलियारे में इंतजार कर रहे थे। मां की नजरें बार बार अपने बच्चे पर टिकी थीं, जैसे वह उसे अपनी नजरों से बचा लेना चाहती हों। तभी बच्चे के कपड़े बदलने के लिए मां ने उसे धीरे से उठाया। जैसे ही उन्होंने उसकी कमीज ऊपर की, उनकी नजर उसके छोटे से पेट पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था। मां ने गौर से देखा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चे के पेट पर किसी अनजान लिखावट में एक शब्द साफ उभरा हुआ था, मरेगा। यह शब्द इतना भयानक था कि मां की सांसें रुक गईं। उनकी आंखें डर से फैल गईं और वह चीखते हुए दौड़कर बाहर भागी। तुम जल्दी आओ, उन्होंने अमन के पिता को लगभग खींचते हुए बुलाया। लेकिन जब तक वे दोनों वार्ड में वापस पहुंचे, बच्चे की सांसें थम चुकी थीं। उसका छोटा सा शरीर बिस्तर पर निश्चल पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह अब भी कुछ देख रहा हो। मां ने रोते हुए सबको बच्चे के पेट पर लिखे शब्द के बारे में बताया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। डॉक्टरों ने इसे मां का सदमा बताया और परिवार ने भी इसे उनकी मानसिक स्थिति का नतीजा मान लिया। लेकिन मां जानती थी कि उन्होंने जो देखा वह कोई वहम नहीं था। इस हादसे ने अमन के परिवार को तोड़कर रख दिया। मां की दुनिया उजड़ गई थी। वे गहरे अवसाद में डूब गईं। रातें उनके लिए और भी भयावह हो गईं। हर रात जब घर में सन्नाटा पसरता, उन्हें अजीब अजीब से साए दिखाई देने लगे। पहली रात उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक काला साया दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखा। वह बस खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें मां पर टिकी थीं। दूसरी रात वह साया थोड़ा और करीब आ गया। अब वह पेड़ के पास नहीं बल्कि बगीचे में खड़ा था। तीसरी रात मां ने जब खिड़की की ओर देखा तो वह साया ठीक खिड़की के बाहर था। उसकी धुंधली आकृति शीशे के पार साफ दिख रही थी। हर रात वह और नजदीक आता और उसकी मौजूदगी मां के दिल में एक ठंडा डर भर देती। उन्होंने यह बात परिवार को बार बार बताई,
लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। लोग कहते, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। लेकिन माँ जानती थी कि वह साया कोई वहम नहीं, बल्कि वही ताकत थी जो उस रात श्मशान घाट से उनके पीछे आई थी। अमन की माँ की अजीब हालत की खबर अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी थी। पड़ोस में रहने वाले लोग आपस में फुसफुसाते, कुछ डर से तो कुछ कौतूहल से। कोई कहता उस रात उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो कोई इसे महज सदमे का नतीजा बताता। लेकिन इन सब के बीच पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें मोहल्ले वाले प्यार से दादाजी कहते थे, अमन के घर आए। दादाजी की उम्र 80 के पार थी और उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव की गहराई साफ झलकती थी। उन्होंने जैसे ही अमन की मां को देखा, उनकी भूरी आंखें सिकुड़ गईं। मां का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें ढंसी हुई थीं और उनकी हर सांस में एक अनजान डर समाया था। दादाजी ने बिना कुछ पूछे एक लंबी सांस ली और अमन के पिता को एकांत में बुलाया। तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ गलत है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह कोई साधारण बीमारी या वहम नहीं, इसके पीछे कोई बाहरी ताकत है। पिता, जो अब तक मां की बातों को वहम मान रहे थे, दादाजी की बात सुनकर चुप हो गए। दादाजी के अनुभव और उनकी बातों के वजन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। दादाजी ने बताया कि उनकी जान पहचान में एक सिद्ध प्राप्त बाबा हैं, जो ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिना देर किए दादाजी ने उन बाबा को बुलाने का इंतजाम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह सिद्ध प्राप्त बाबा अमन के घर के बाहर पहुंचे। बाबा की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक उन्हें एक अलौकिक आभा दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे के पास रुके, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने घर के अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। इस घर में कोई बाहरी ताकत का वास है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर इसका समाधान चाहिए तो तुम्हें मेरे मठ आना होगा। इतना कहकर बाबा बिना कुछ और बोले अपनी लकड़ी टेकते हुए वहां से चले गए। उनके शब्द घर में सन्नाटे की तरह गूंज रहे थे। अमन के पिता और परिवार के बाकी लोग सकते में थे। मां, जो पास ही खड़ी थीं, चुपचाप सुन रही थीं और उनके चेहरे पर डर के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। परिवार ने तुरंत फैसला लिया। अगले ही दिन सभी ने मिलकर अमन की मां को उस बाबा के मठ ले जाने की तैयारी की। मठ शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर था। वहां का माहौल शांत लेकिन रहस्यमयी था। मठ के बाहर बरगद का एक पुराना पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। जैसे ही अमन की मां बाबा के सामने पहुंची, बाबा ने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखें मां के चेहरे से होते हुए उनके आसपास की हवा को भेद रही थीं। फिर बिना कुछ पूछे बाबा बोलने लगे, तुम्हारे पीछे एक साया पड़ा है, वही साया जो तुझे हर रात दिखता है। पहले वह दूर से तुझे देखता था, लेकिन अब हर दिन वह और करीब आ रहा है। बाबा की ये बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। इतने दिन से कोई उनकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन बाबा ने बिना कुछ बताए उनकी हर रात की सच्चाई को शब्दों में पिरो दिया। मां फफक फफक कर रोने लगी। बाबा की बातों ने अमन के पिता को भी झकझोर दिया। अब उन्हें भी यकीन हो गया कि मां की बातें कोई वहम नहीं थीं। बाबा ने आगे कहा, यह वही साया है जिसने तुम्हारे बच्चे की जान ली। अब यह तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर तुम 2 दिन और देर करते तो तुम भी नहीं बच पाती। बाबा के शब्दों में इतनी गहराई थी कि पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। मां का चेहरा और पीला पड़ गया और अमन, जो पास ही खड़ा था, अपनी मां की ओर डर भरी नजरों से देखने लगा। बाबा ने मठ के प्रांगण में एक बड़े हवन की तैयारी शुरू कर दी। मठ का वह हिस्सा जो आमतौर पर शांत रहता था, आज गूंज उठा था। एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया, जिसमें लकड़ियां और जड़ी बूटियां व्यवस्थित ढंग से रखी गई थीं। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध और मंत्रों की गूंज फैल रही थी। अमन की मां को हवन कुंड के सामने एक साफ चटाई पर बिठाया गया। उनकी आंखों में अब भी डर और थकान थी, लेकिन बाबा की मौजूदगी ने उन्हें एक हल्की सी उम्मीद दी थी। बाबा ने उनके चारों ओर पवित्र राख का एक घेरा बनाया
और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे हवन की आग भड़कने लगी, मंत्रों की गूंज और तेज हो गई। बाबा ने अमन की मां की शुद्धि शुरू की, उनके माथे पर चंदन और राख का तिलक लगाया और उनके हाथों में एक माला थमाई। मां चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उनकी सांसें अब भी तेज थीं, जैसे वह किसी अनजान ताकत से जूझ रही हों। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मठ के बाहर का माहौल अचानक बदलने लगा। पहले तो हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन अब वह तेज हो गई। आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे और तभी अचानक कौवों का एक झुंड मठ के ऊपर मंडराने लगा। ये कौवे सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी कर्कश आवाजें हवन के मंत्रों को चुनौती दे रही थीं। कुछ कौवे जोर से उड़ते हुए आए और मठ की खिड़कियों से टकराने लगे। खिड़कियों के शीशे खटखट की आवाज से गूंज उठे। कुछ कौवे इतने साहसी थे कि वे खुले दरवाजे से अंदर घुस आए। वे बाबा की ओर बढ़े, अपनी तेज चोंच और नाखूनों से उन पर हमला करने की कोशिश की। बाबा अडिग रहे, उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे मंत्र पढ़ते रहे और हर हमले को अपनी माला से दूर करते गए। कौवे चीखते हुए बाहर निकल जाते, लेकिन फिर दूसरा झुंड अंदर आता। ये सब देखकर अमन और उनके पिता के रोंगटे खड़े हो गए। मां की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य लड़ाई का हिस्सा हों। हवन लगभग 2 घंटे तक चला। आग की लपटें अब शांत हो रही थीं और कौवों का शोर भी धीरे धीरे कम हो गया। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अमन की मां के सिर पर पवित्र जल छिड़का। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हुई, मां ने एक लंबी सांस ली, मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उनकी आंखें खुलीं और पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी राहत झलकी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वह साया तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। मां को अब हल्कापन महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। उनका चेहरा पहले जैसा रंगत भरा तो नहीं था, लेकिन वह पहले से बेहतर दिखने लगी थी। फिर भी सामान्य जिंदगी में लौटने में उन्हें समय लगा। अपने छोटे बेटे को खोने का दर्द और उस वक्त परिवार की बेरुखी ने उनके दिल पर गहरी चोट छोड़ी थी। हर रात वह उस बच्चे को याद करती जिसकी हंसी अब उनके घर में कभी नहीं गूंजेगी। अमन, जो अब भी उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पाया था, अपने छोटे भाई की मौत का बोझ अपने कंधों पर महसूस करता था। उसे लगता था कि अगर उस दिन उसने नानी की दी हुई माचिस की डिब्बी अपने भाई की जेब से न निकाली होती तो शायद यह सब न होता। वह माचिस जो नानी ने बुरी ताकतों से बचाने के लिए दी थी, अब अमन के लिए एक अनंत पछतावे का प्रतीक बन गई थी। वह चुपके से रोता और खुद को कोसता कि काश उसने उस दिन वह माचिस नहीं छुई होती। खैर, इन सब कहानी से हमको सीख मिलती है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।